नमस्कार रमनीक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। की हाल है अंजू जी? इट्स बीन अ व्हाइल एक्चुअली, बहुत समय हो गया आपके साथ बैठे। बहुत समय हो गया और आप व्यस्त भी थे, लेकिन अच्छा जी, आपने थोड़ा टाइम निकाल लिया आज। आपने बुलाया, धन्यवाद। आपसे मैं ये समझना चाह रही हूँ रमनीक जी कि पीएम मोदी आज पहुंचे हुए थे आदमपुर एयरबेस, आराम से वहां पर उतरे। फिर उनकी जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, एक में वो S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके साथ नजर आ रहे हैं बैकड्रॉप में, फिर MiG-29 बैकड्रॉप में नजर आ रहा है उनकी एक तस्वीर में। क्या मैसेज जा रहा है पाकिस्तान को जो ये दावा करता है कि उसने इस एयरबेस को तबाह कर दिया था? देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या है। इसको ना थोड़ा सा अलग तरीके से देखिए। प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं ना, तो ये समझने की गलती अक्सर हम कर देते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए कोई मैसेज है। ये दुनिया के लिए मैसेज है। प्रधानमंत्री साहब का जब बिहार में उद्बोधन हो रहा था रैली में, जब उन्होंने कहा था, अंग्रेजी में बोल पड़े थे, और उसका हिंदी अनुवाद ये है कि हम दुनिया के कोनों में भी जाके इन जो परपेट्रेटर्स हैं, ये जो जिन्होंने किया है, करने वालों को और उनके आकाओं को, उनको सहयोग देने वालों को, हर एक व्यक्ति जो इस चेन में है, वी विल ब्रिंग देम टू जस्टिस। मतलब उसका अगर बिल्कुल देसी अनुवाद करें ना, तो उसको ठोकेंगे जहां भी होगा, मारेंगे उसको। ब्रिंग देम टू जस्टिस। अगर किसी ने हमारे निहत्थे और बेकसूर सिविलियन नागरिकों को हमारे मारा है, तो उसका जस्टिस क्या हो सकता है? उसका जस्टिस तो यही हो सकता है कि अब वो मरेंगे, अब उनकी बारी है। तो डिप्लोमेटिक भाषा में जो भाषाओं का प्रयोग स्टेट्समैन करते हैं, जो बड़े, हम लोग तो चलो साधारण लोग हैं, पर मोदी जी जैसे स्टेट्समैन हैं, वो एक विश्व नेता हैं, जब वो बोलते हैं तो वो अपने लहजे में, अपने अंदाज से बोलते हैं कि जब हम उनको, वी विल सर्व देम जस्टिस, विल ब्रिंग देम टू जस्टिस। मतलब उसका यही होता है अनुवाद, के मारेंगे। ठीक। अब दूसरा जो मोदी जी का कल का उद्बोधन था, वो भी दुनिया के लिए था, और जो आज का है वो भी दुनिया के लिए है। पाकिस्तान ने बहुत झूठ फैलाया कि आदमपुर में हमने उनका एयरबेस डिस्ट्रॉय कर दिया। एयरबेस डिस्ट्रॉय कर दिया तो प्रधानमंत्री का जहाज कैसे लैंड किया? और दूसरा जो इसके पीछे बड़ी मैसेजिंग है ना, मैं गौर से देख रहा था तो तस्वीर जो है उसमें प्रधानमंत्री जी के पीछे मिग एयरक्राफ्ट है। इट इज नॉट अ रफेल। रफेल यूरोपियन है, फ्रेंच है। ये दोनों रक्षा से संबंधित जो उपकरण है, S-400B और मिग भी, दोनों रशियन है। तो बड़ी मैसेजिंग गहरी होती है, बहुत गहरी मैसेजिंग होती है। हर एक चीज के ऊपर जो है ना, जो रंग पहना जाता है, जो टोपी में त्रिशूल है, वो हर एक चीज मैसेजिंग होती है। ये वर्ल्ड लीडर्स हैं, ये स्टेट्समैन है भाई। इनकी कहीं भी बात, इनके अंदाज में भी जो है ना, एक मैसेज होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आज आदमपुर में प्रधानमंत्री जी आए हैं, और प्रधानमंत्री जी ने जो आदमपुर में आके अपना उद्बोधन दिया है, जिसके अंदर बिल्कुल खुले लफ्जों में कहा है और ललकार के कहा है, और पहले भी प्रधानमंत्री जी की तरफ से बयान आया था कि गोली का जवाब गोले से देंगे, और अब भी कहा है कि भी हम दुनिया के कोने में जाके इनको खोज के मारेंगे। तो बात तो साफ है कि जिस वक्त उन आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ते वक्त उनको कहा कि जाके मोदी को बताओ, तो सुन लो, मोदी ने सुन लिया। और अब तुम जाके अपने आकाओं को बताओ कि अपनी उल्टी गिनती शुरू कर लो। तुम्हारी मौत बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक। आंख बंद करने से पहले सोच लेना कि दोबारा खुलेगी या नहीं। अंजू जी। और रमनीक जी, मजेदार ये कि एक तस्वीर हमारे प्रधानमंत्री के जो आदमपुर एयरबेस पर थे, अपने जवानों से मिल रहे थे, दूसरी तरफ मुनीर की तस्वीर है। मुल्ला मुनीर जो है वो अस्पतालों के चक्कर काट रहा है, और अब बड़ा कबूलनामा भी कर लिया पाकिस्तान ने कि हमारे 11 सैनिक मारे गए हैं, 78 जख्मी हैं। हालांकि गिनती तो पता नहीं कहां कहां तक होगी। देखिए, मैं जब तो हम अगर पाक एयरफोर्स की बात करें, तो मैं केवल 11 तारीख के घटनाक्रम की बात करता हूं कि जिस वक्त इनके 11 सैन्य हवाई अड्डे, टैक्टिकल एयरफील्ड्स इनके बहुत महत्वपूर्ण, जिनमें से 2 जैकोबाबाद जो है इनका, शाहबाज जो है, वो
और इनका सरगोदा में जो है मीर यार का ये नूर खान एयरबेस है जो इस्लामाबाद में। हम्म, ये 3 एयरबेस इनके ऐसे हैं जो इनके न्यूक्लियर केपेबल एयरबेसिस थे। तो 11 एयरबेसिस के ऊपर अगर डेवास्टेशन डिस्ट्रक्शन हुई है भारी, हम्म, और उसमें ये कहें कि जी हमारे 11 एयरबेस में केवल 11 सैनिक घायल हुए, इसका मतलब हर एयरबेस के अंदर एक एक बिठा रखा था। इनके स्क्वाड्रन के स्क्वाड्रन खत्म हुए हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ पाकिस्तानियों, सुनो, मैं तुम ये जो झूठ फैलाते हो ना, ये जो ISPR झूठ फैलाता है, तुम आसिफ मुनीर जर्नैल सुन, हमारे पास भी सॉफ्टवेयर्स हैं। और जब कोई किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर इन शब्दों का प्रयोग करता है, कीवर्ड्स शहीद, शहादत या मौत, ये कीवर्ड्स किसी भी प्लेटफॉर्म पे टाइप हो जाएं, वो ट्रैक किए जाते हैं। और उनको ट्रैक करके AI सिस्टम से हमारे पास सारी रिपोर्ट आती है। और जो तुम्हारे सिटीजन्स, तुम्हारे नागरिक, तुम्हारे जो शहरी हैं, तुम्हारी जो आवाम है, उनकी जो पोस्ट हैं जिसमें तस्वीरें हैं, हम्म, कौन किसका बेटा था, कौन किसका बाप था, कौन किसका भाई था, हमको सब पता है। तुमने जितना झूठ बोलना है बोल लो। बालाकोट के वक्त तुमने कहा था कि कौवे मरे। हम्म, सुनो मेरी बात, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तुम्हारे जो जिहादी टट्टू हैं और ये तुम्हारी नपुंसक और नकारा और नालायक और निकम्मी फौज है, ये कौवे ही हैं। और अगर कौवे इस बार भी मरे हैं तो 11 नहीं, बहुत कौवे मरे हैं। और बहुत कौवों के ऊपर तुमने ये सब्ज हिलाली का कफन डाला है, हमको सब पता है। और फिर रमनीक जी, एक अभी आप देखो कि धीरे धीरे करके पाकिस्तान की कुछ पत्रकार, कुछ ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, जैसे अभी आपने नूर खान एयरबेस की बात की, उसके पास वो पहाड़ियां हैं, बताया जा रहा है उस पे ब्रह्मोस गिर गया, वहां लीकेज हो गई, खुद एक आदमी बता रहा है। कल एक सवाल भी पूछा गया था जब वो DGMO की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि क्या हमने उन पहाड़ियों को टारगेट किया। तो क्या आपको लगता है कि अब जो खबरें आने लगी हैं कि रेडिएशन लीक हो रहा है वहां पर, इजिप्ट का एक जहाज पहुंच गया, अमेरिका का एक जहाज पहुंच गया, ये भी सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है पैसे ऐंठने का, या सच में आपको लगता है ऐसा कुछ हुआ होगा? पहली बात तो ये मैं कह दूं कि बहुत DGAO जो है हमारे, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस, गजब के आदमी है भाई। ही इज अ स्माइलिंग असैसिन। क्या अंदाज से पूछा, अच्छा वहां पे है, थैंक यू फॉर टेलिंग, हमारे को नहीं पता था। तो मतलब ऐसा क्या है जो हमको नहीं पता? मुनीर से लेके शहबाज शरीफ से लेके और इनके जितने वजीर दिफा हैं, वजीर खारजा हैं, वजीर दाखिला हैं, इनके ये लोग कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, किसको क्या खाते हैं, किसके साथ सोते हैं, इनकी एक एक डिटेल पता है भाई हमारे को। जब इनका डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर जो CCTV कैमरे लगे हुए वो हमारे लोगों ने हैक कर रखे हैं, हमारे को पता है कि इनके DGMO में कौन आ रहा है। आप द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस भी है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जब फौज का धन्यवाद किया और टेक्निकल स्टाफ का धन्यवाद किया जो DRDO में है या और जो मैन्युफैक्चरिंग साइड में, जिनके रिसर्च के नाते ये आज सशक्त हुआ है भारत, इस नाते हम इस ताकत में, इस हैसियत, इस कुव्वत में है कि हम पूरी दुनिया में नंबर 1 या ग्लोब में हम डोमिनेट कर रहे हैं। एयर डिफेंस में कह लीजिए आप, या मिसाइल सिस्टम में कह लीजिए। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा धन्यवाद जो है मेरे से मिस हुआ, मैं समझता हूँ मेरी कमी रही। मैं बहुत दिनों से फौज को भी धन्यवाद कर रहा हूँ, टेक्निकल स्टाफ को भी धन्यवाद कर रहा हूँ, मैं हर एक को इस चीज की बधाई दे रहा हूँ। पर उन्होंने कहा कि जो हमारा सूचना तंत्र है, जो हमारी खुफिया एजेंसी हैं, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जिसमें मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो जिनके चेहरे नहीं देखे कभी आपने, जिनके आपने नाम नहीं सुने, जो कोई बहुत बड़े ओहदे पे चला जाता है रॉ में, तो शायद आप उनका अखबार में नाम सुन लें कि जी फलाने जो है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो सेक्रेटरी आर बन गए, यानी कि वो सेक्रेटरी आर बन गए, मतलब वो रॉ के चीफ बन गए। उसके बाद जो तमाम नीचे लोग हैं वो अज्ञात रहते हैं, उनका ना तो कोई नाम जानता है, ना उनका चेहरा पहचानता है। आपके बगल में बैठे होंगे इतने सीनियर अधिकारी होंगे जिन्होंने आधी दुनिया का जो है ना मतलब उथल पुथल कर रखी होगी,
आपके साथ मेट्रो में बैठ के निकल जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा कि ये व्यक्ति कौन था, कभी नहीं पता लगेगा। तो ऐसे लोग जो जिनका नाम नहीं पता, जिनका चेहरा नहीं पहचानते, उन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की शक्ति को बढ़ाने के लिए जो अपनी सेवाएं दी हैं, उनके लिए भी आपको बहुत बड़ा सलूट है साहब। आप लोग जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि इट्स ए ह्यूमन्स जॉब, और ये ऐसा काम है कि जिसके बिना, जो पिन पॉइंटेड टारगेटिंग है, और जो आखिरी वक्त पे जो ये पहले 9 आतंकी ठिकानों के ऊपर अटैक हुआ कि एक्चुअली कहाँ पे हम मैक्सिमम जो अपना एम है, ऑब्जेक्टिव, उसको अचीव कर पाएंगे। तो ये ऐसी बारीकियां, ऐसी जानकारियां देने वाले जो सूचना तंत्र के जो हमारे लोग वहां हैं और जो यहाँ हैं, और मैं इस बात को बिल्कुल गारंटी से कह सकता हूं कि हमारे लोग सब जगह हैं साहब। और पाकिस्तानियों सुन लो, तुमको नहीं पता वो कौन है, तुम्हारे बीच में है, आज से नहीं कभी से तुम्हारे बीच में है, और तुम कभी जिंदगी भी नहीं बता पाओगे कौन हमारा है, कौन हमारा नहीं है। सो हमको एक एक चीज का पता है। तो प्रधानमंत्री जी ने उनका धन्यवाद करा, हम तो सलूट करते हैं साहब, आप लोग गजब, बहुत बहुत बढ़िया, पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन। और दूसरा पार्ट था आपका एक किराना हिल्स जो है, मतलब प्रोपेगेंडा चल रहा है उसको लेके। हाँ, दूसरा पार्ट जो है आपका प्रश्न का, वो था कि न्यूक्लियर लीकेज वास्तव में हुई है या नहीं हुई है। तो उसके लिए क्या है कि एक यूएस डिपार्टमेंट ऑफ इसका रेडियोलॉजी का या समथिंग ना, इनका एक जहाज जो है, बीच क्राफ्ट बोलते हैं उसको, तो बीच का 350 समथिंग है, वो घूम रहा था पाकिस्तान में, इस्लामाबाद के ऊपर या उन जगहों के ऊपर, किराना हिल स्पेसिफिकली। तो मैं, अंजू जी देखिए, आप मेरी बहन की तरह हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, तो मैं ज्यादा तो शब्दों में नहीं बोल पाऊंगा, पर मैं इतना जरूर बोल दूंगा, ये अकड़ जितना मर्जी लें, ये अपनी एंठन जितनी मर्जी दिखा लें, पर ये अब नपुंसक हो चुके हैं। अब तक ये जो बार बार कार्ड प्ले करते थे ना अपना, कि साहब हम आत्मी कुव्वत हैं, ये इस्लामी बम है, पाकिस्तान जो मुसल्ला अफवाज है, ईमान तकवा जिहाद फी सबीउल्लाह, तो वो जो है ना घुस गया सब इनका। ठीक है, एक दूसरा मांगना तो खैर, अभी इनको 25वां 24वां बेल आउट पैकेज मिला है आईएमएफ से, और जो इनका सब्ज हिलाली है, उसमें जो ऐसे चांद है, ऊपर एक तारा है, तो वो चांद जो है इनका दरअसल एक्चुअली भीख का कटोरा ही है, और वो तारा जो है वो इनकी, हम स्टार रेटिंग देते हैं ना, 5 स्टार में से कितने स्टार दोगे, तो इनकी स्टार रेटिंग है फौज की, वो कि यू हैव जस्ट 1 स्टार, तुम्हारी फौज की रेटिंग है ये, तुम्हारी औकात इतनी भी नहीं है दरअसल, पर तुम्हारा झंडा है तो हमारे को बोलना पड़ रहा है, नहीं तो यू डोंट डिजर्व दैट ऑल्सो। तो हाँ, ये जो इजिप्ट से प्लेन्स भर के आए हैं उसके केमिकल के, तो बोरोन है शायद, बोरोन, हाँ बोरोन के, तो वो बर्नोल जैसे ही सुनने में लगता है थोड़ा थोड़ा, तो वो आके इनको थोड़ा सा बर्नोल लगा के जाएंगे बोरोन, ताकि जो इनकी रेडियो एक्टिव लीकेज है, अभी पता ये लगा है कि उसके आसपास के ये जो इलाके हैं तकरीबन मतलब ये 100 किलोमीटर का रेडियस इवेंचुअली इनको खाली करना पड़ेगा, 100 किलोमीटर का दायरा। तो एक ना बड़ी दिलचस्प, हमारे में तो खैर हम लोग कबर कुबर की बात नहीं करते, हमारे तो पंचदूत तत्व में विलीन हो जाता है व्यक्ति मरने के बाद। तो इनका जो है ना, वो जब दूसरे के लिए कबर खोदता है ना कोई, तो उसकी कबर पहले तैयार होती है। तो ये भारत के लिए परमाणु कबर खोद के बैठे हुए थे, उसमें खुद मेरे को लगता है गर्क हो जाएंगे अब। तो ऐसी परिस्थिति जो है पाकिस्तान की है, और अगर इनको मरते हुए को कोई अगर जो है ना कि चाहे कि भाई उसके ऊपर कोई 10 20 50 रुपए निछावर कर दे तो कर दे। इनको, इनकी जो हालात हैं अंजू जी, ये 1 बिलियन 2 बिलियन डॉलर से तो ये कभी उभर भी नहीं पाएंगे। और मैं आपको वैसे बता दूं बेल आउट के नाते, क्योंकि हम ये डिस्कस कर रहे हैं, तो इनका जो फॉरेक्स रिजर्व है आज, इनके फॉरेक्स रिजर्व का 1.3 बिलियन डॉलर्स तकरीबन बनता है, 18% बनता है इनके फॉरेक्स रिजर्व का, जो इनके पास आज है टोटल 8.5%, सॉरी माय बैड, 8.5% बनता है इनके फॉरेस्ट रिजर्व का। और जो इनको मिल रहा है
वो भारत के फॉरेक्स रिजर्व का 0.6% के आसपास बैठता है। तो मतलब इतना डिस्प्रपोर्शन है, इतना डिस्प्रपोर्शन है दोनों देशों की इकोनॉमीज के अंदर। रवनीक जी, जैसे अचानक से हम सब लोगों को भी झटका लगा जब सीज फायर की खबर आई थी, जब हमारे एमईए के सचिव ने ऐलान किया। उससे पहले ट्रंप अंकल बड़े जोर शोर से बता रहे थे, फिर उनके वो जो विदेश सचिव उन्होंने भी शोर मचाना शुरू किया एक्स पर। आपको भी लगा कि बड़ा जल्दी में हुआ, या आपको लगा कि बहुत सही डिसीजन था, उसी वक्त होना चाहिए था? क्योंकि सोशल मीडिया पर हमारे देश के अंदर बैठा हुआ एक इकोसिस्टम जो पहले कहता था कि क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं मोदी जी पाकिस्तान पर, जब कार्रवाई होगी तो डी एस्केलेशन की बातें होने लगी, और जब ये सीज फायर का ऐलान हुआ तो शोर मचाने लगे कि अरे अभी तो 15 दिन और ठोकना चाहिए था, इतनी जल्दी क्यों बंद कर दिया, क्या आतंकवादी मिल गए पहलगाम के? ये सारे सवाल उठने लगे। आप क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से पूरे हालात को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या लगता है आपको कि ये डिसीजन बिल्कुल सही था? देखिए, ऐसा है कि हम जब भी कोई मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं या जब भी कोई कार्रवाई होती है, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारा इवेंचुअल ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कर रहे हैं हम, व्हाई आर वी डूइंग दिस। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये है साहब के हम दुश्मन के ऊपर जो उसने हरकत करी है उसका कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंस क्या, उसके ऊपर हम डाल रहे हैं। कॉस्ट होती है जिसकी वो कीमत अदा कर रहा है, कॉन्सिक्वेंस वो होता है जो उसके लिए जीवन भर के लिए एक सबक हो जाता है, कॉन्सिक्वेंस होता है जो उसका परिणाम होता है निकल के आता है। कॉस्ट, कॉन्सिक्वेंस और ऑब्जेक्टिव, 3 चीजों को देखें अगर, मैं सबसे पहले शुरू करता हूं ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव में ये था कि ऑप सिंदूर में जो पहलगाम के परपेट्रेटर्स थे उनको जस्टिस पे लेके आना, और सिर्फ पहलगाम ही नहीं, उससे पहले जैसे हमारे यहाँ पे उड़ी में घटना हुई, हमारे बॉम्बे में घटना हुई, मतलब भारत में कई इलाकों में बम ब्लास्ट होते रहते थे, कभी दिल्ली में, कभी चेन्नई में, कभी हैदराबाद में, कभी कलकत्ता में, कभी पटना में। और ये जो जितने भी आतंकवाद भारत की तरफ डायरेक्टेड है ये पाकिस्तान से है, एवरीबॉडी नोज इट। तो हमारा एक जो ऑब्जेक्टिव है कि भी हमने 21 जो आइडेंटिफाई करके जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मिलिट्री की और एमईए की, उसके अंदर 2 महिला अफसर थी, रमिका सिंह और कर्नल कुरैशी। उन्होंने दोनों ने ये चीजें बड़े उसमें उन्होंने बताई कि हमने कैसे 21 आइडेंटिफाई करके उसमें से 9 के ऊपर हमने टारगेट किया। फिर जब डीजीएमओ की प्रेस ब्रीफिंग में जब प्रश्न आया कि जी ये 21 में से 9 पे किया आपने, अभी 12 बाकी हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी 12 नहीं, अभी बहुत सारे बाकी हैं, हमने छांट छांट के सिर्फ 21 किए थे। और मैं समझता हूँ कि जो इजराइल स्टाइल हुआ था, जैसे इजराइल के खिलाड़ियों को मारा था, उसके बाद कई सालों तक इजराइल ढूंढ के अपने दुश्मनों को मारता है। मैं ये हम कभी ओन अप नहीं करेंगे, ना मैं कभी बोलूंगा इस बात को, ना कभी ऑफिशियली ओन अप होगी, कि जब भी कोई व्यक्ति कहीं मारा जाता है जो भारत का दुश्मन कभी ना कभी कहीं किसी ना किसी नाते से रहा हो, उसमें हमारे को तो आत्मा को शांति मिलती है, हमारे को तो तसल्ली होती है कि एक भारत का दुश्मन कम हुआ। पर उसके पीछे बहुत से जो अज्ञात चेहरे हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, जिनको कभी आपने देखा नहीं, जिनका आपको पता नहीं, उनकी बहुत मेहनत है, उन लोगों की बहुत मेहनत है उसके अंदर। तो मैं इस बात से तो बिल्कुल संतुष्ट हूं कि पहलगाम को करने वाले लोग नहीं बचेंगे, करवाने वाले लोग नहीं बचेंगे। हाँ, जिन्होंने अपने हाथ से वहां पे वो हरकत करी, अगर उनमें से कोई जीवित हो तो उनको भी दुनिया के कोने में ढूंढ के मारेंगे, जरूर छोड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव तो पहले ये हो गया। अब आ गई कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंस की बात। कॉस्ट ऑफ वॉर, पाकिस्तान 3 दिन में गोडे लगा गया बिना फौज को इन्वॉल्व किए। मेरी बात को प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। ड्रोन उड़ाना, मिसाइल उड़ाना, ये चीनी हथियार लेके, और जो तुम्हारा कुछ इंटरसेप्ट नहीं हो रहा, तुम्हारे रडार्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, HQ-9s, तुम्हारा जितना एयरफोर्स की ताकत है हवा में डिटेक्ट करने की, जितने तुम्हारे एयरफोर्स बेसिस हैं, 11 कम से कम बता रहा हूँ, तुम्हारे अंदर जो टेरर लॉन्च पैड्स हैं, टेरर को जो चलाने वाले लोग हैं वो, तो द कॉस्ट दैट वी हैव इन्फ्लिक्टेड ऑन देम इज मैसिव। बहुत बड़ी कीमत अदा करी है। और अभी जो कैसे बताऊं अंजू जी, जो इनके अखरोट फोड़े हैं किराना हिल्स में, उसके बाद तो ये खत्म हो चुके हैं, इनके पास कुछ नहीं बचा। ठीक,
तो ये जो कीमत इन्होंने अदा करी है ये बहुत भारी है, और कॉन्सिक्वेंसेस तो प्रधानमंत्री जी ने शरेआम कह दिया। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस, और मैं कायल हुआ डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस का, जो बिल्कुल शरेआम प्रेस ब्रीफिंग में धमका दिया कि ठोकेंगे, हम बहुत सुपीरियर है तुमसे, हम बहुत ताकतवर है तुमसे। तो कारण भी है कि हम पाकिस्तान से 10-20 गुना बड़े जो एक दुश्मन है उसके साथ जंग लड़ने की, उसके साथ मुकाबला करके जीतने की तैयारी करके बैठे हुए। ये पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, ये चीख चिल्ला के, रौड़ा पा के, हल्ला करके, अकड़ के, ये कर देंगे वो कर देंगे, और जब आई तो कुत्ते की तरह दुम दबा के बैठ गए कोने में। आपको मैं बता दूं, दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है अंजू जी कि एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री हो, न्यूक्लियर पावर, आप ध्यान से सुनना इस बात को, एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री के ऊपर अटैक हुआ हो, उसकी एयर इंस्टॉलेशंस, उसके नॉन स्टेट एक्टर्स के ऊपर, उसके डिफेंस इंस्टॉलेशंस के ऊपर, उसके कैंटों में, उसके एयरफील्ड्स के ऊपर अटैक हुआ हो, और ऐसे दुम दबा के बैठा, देखो कैसे बैठा दुम दबा के सारी दुनिया, और अब्बा अब्बा करते हुए भागे गए, अब्बा अब्बा अब्बा, अब्बू 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 बचाओ हमारे को, और अब्बू ने कॉल फोन अ फ्रेंड किया कि भाई मोदी जी मर गए, छोड़ दो इनके, वो कर दिया है, समझ गए आप। और उसके बाद इनके पास तो अब न्यूक्लियर भी खत्म हो गया, क्या करोगे। और फौज देखो जितनी बढ़ के मार सकते हैं। मैं बताता हूँ पाक फौज केपेबल किस चीज की, सुनो पाकिस्तानियों, तुम्हारी फौज तुम्हारी निहत्थी आवाम के ऊपर गोली चला सकती है, उसको लात घूसे मार सकती है, बलोचों को, बिल्कुल निर्दोष बलोचों को उठा के गायब कर सकती है, निहत्थों के ऊपर हेलीकॉप्टर गनशिप से फायर कर सकती है, जहाजों से अपने एयरफोर्स के तुम्हारे सिविलियंस को मार सकती है, खैबर पख्तूनख्वा में मार सकते हैं। पाकिस्तानी जो अपने आप को समझते हो, आप सिर्फ अपने आप को इस पैमाने पे उतार लेना, क्या आप पंजाबी सुन्नी मुस्लिम हैं, फिर तो आप पाकिस्तानी हैं। अगर आप खैबर से बिलोंग करते हैं, आप फाटा से बिलोंग करते हैं, आप पाकिस्तानी नहीं माने जाएंगे। अगर आप सिंधी हैं, आप पाकिस्तानी नहीं माने जाएंगे। अगर आप बलोची हैं, आप पाकिस्तानी नहीं माने जाएंगे। अगर आप पंजाबी हैं पर शिया हैं या अहमदी हैं, आप पाकिस्तानी नहीं है। ये बड़ी क्लियर बात है। और उसके अलावा कोई अगर वहां हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन, सिख रहता हो, अपने जहन से निकाल दो, ये कभी आपको पाकिस्तानी नहीं मानेंगे। और ये जो नेशनहुड की बात है, मुहब्बुल वतनी की बात है, ये सब चूरन बहुत सालों से चटा रहे हैं। इनसे पूछिए इनके बच्चे जर्नैलों के देश में क्यों नहीं रहते, प्रदेश में जाके क्यों पढ़ते हैं। ये मुल्ला आसिफ मुनीर, इसका बैंक अकाउंट अगर आप चेक करेंगे, ही इज रनिंग इनटू सेवरल थाउजेंड करोड़, कई हजार करोड़ का मालिक है। और पाकिस्तानियों के पास खाने के लिए आटा नहीं है, तुम अपने खाते में से लेके दे दो ना इनको। अभी तुम 1.3 बिलियन ले रहे हो, किस लिए ले रहे हो? सस्टेनेंस के लिए ना, खाने के लिए। तुमको खाने के लिए तो उधार लेना पड़ रहा है, तुम क्या मुल्क हो यार। तो कॉस्ट, कॉन्सिक्वेंसेस एंड ऑब्जेक्टिव, मैंने आपको ये 3 चीजें क्लियर करी। लेकिन अब पाकिस्तान भले ही अभी ढिंडोरा पीट रहा है कि अलग तरह का प्रोपेगेंडा करे, लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा होगा? आपको लगता है मुनीर की कुर्सी सही रहेगी, या पाकिस्तानी सेना जिसमें 2 फाड़ हो चुके हैं, इमरान खान ने करवा दिए थे, उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिजाइन कर दिया था, जो वॉर में नहीं जाना चाह रहे थे, लड़ना नहीं चाह रहे थे। अब क्या एकजुट रह पाएगा ये देश, या अब इसके अंदर ऐसी आग लग गई है कि गृह युद्ध की तरफ पूरी तरह से चला गया पाकिस्तान? ऐसा होता दिखता है। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि सिर्फ इसी परिस्थिति को जो आप बता रहे हैं, सिर्फ इस परिस्थिति को बचाने के लिए एक मुहब्बुल वतनी की बात के, एक नेशनलिज्म की वेव आ जाए पाकिस्तान में। हिंदुस्तान से दुश्मनी पाकिस्तान का फेविकोल है, ठीक। जितनी बार ये कहेंगे कि यहूदी आ गया, हिंदू आ गया, ये हमारे को खा जाएंगे, मार जाएंगे, तब तक तो ये उस बात पे इकट्ठे हो जाएंगे कि साहब, अदरवाइज पाकिस्तान की जो सोसाइटी है, जो आज का मुआशरा है पाकिस्तान का, ये जो पाकिस्तान के अफराद हैं, दे आर डिवाइडेड। और डिवाइडेड रिलीजियस लाइन पे नहीं, पॉलिटिकल लाइन पे डिवाइडेड है। पाकिस्तान की फौज डिवाइडेड है। पाकिस्तान की कुछ फौज चाहे जो चाइना की तरफ अलाइंड है, क्योंकि पैसा चाइना देता है। उनकी कुछ फौज है अमेरिका की तरफ अलाइंड है, जो अमेरिका, मैं अफसरों की बात कर रहा हूँ जो सीनियर रैंक पे, मैं जवानों की बात नहीं कर रहा नीचे। अब जवानों में डिवाइड है। अब जैसे जब तहरीक लबैक की बात चली, जब ये बड़ा करते थे लबैक लबैक या रसूल अल्लाह लबैक, सुना होगा आपने नारे छोड़े थे।
उस वक्त पाकिस्तानी फौज के भी लोग जो पंजाबी हैं खासतौर पे, वो हथियार गिर के खड़े हुए थे कि भाई हम तो इस रास्ते पे चलेंगे। तो कहानी क्या है कि चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे समाज हो, ये तीनों बटे हुए हैं। अब आपने इमरान खान का नाम ले लिया, इमरान खान की पीटीआई है, पर्सन तहरीके इंसाफ। पीटीआई जो है उसको बैन किया फौज ने। वो इतने लोग जीत के आए कि अभी भी जब तकरीर यानी कि स्पीच होती है पाकिस्तान नेशनल असेंबली में, तो नेशनल असेंबली में जब नाम लिया जाता है तो पीटीआई बोलते हैं वो। और पीटीआई के कारकुन यानी कि वर्कर यानी कि कार्यकर्ता, उन्होंने बहुत बढ़िया नाक में दम करके रखा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। और ये इमरान खान, इनके लिए निकालना बाहर उसको बहुत लाजमी हो जाएगा। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आसिफ मुनीर को ये पावर्स दे दी हैं कि वो किसी भी सिविलियन को अरेस्ट कर सकता है। यू कैन अरेस्ट एनी सिविलियन। तो किसी भी सिविलियन में तो आपके वजीर आजम भी आ गए, आपके वजीर दाखिला भी आ गए, वजीर खारजा भी आ गए, आपके जो सदर हैं यानी कि प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, आपके सारे, एनीवन इज अ सिविलियन। और उसको अरेस्ट करके आर्मी कोर्ट में ट्राई कर सकते हैं, उस पर मुकदमा चला सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो दिख रहा है दुनिया को वैसा है नहीं। पाकिस्तान में एक कू हो चुका है, जैसा कि शहबाज शरीफ का आपने वो बयान भी सुना होगा जिसमें वो आसिफ मुनीर की तारीफें करता नहीं थक रहा था। हाँ, तो मुझे तो उस दिन लग रहा था कि वो इस्तीफा देने वाला है, शायद सबको थैंक यू कर रहा था। हाँ नहीं, वो उसकी एक्चुअली बेचारे की पार्टिंग स्पीच थी कि मैं अब जा रहा हूँ, सबका धन्यवाद कर दूं, दोबारा पता नहीं क्या होगा। तो मैं समझता हूँ कि इन इफेक्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, बट आसिफ मुनीर इज द डी फैक्टो रूलर ऑफ पाकिस्तान। और पाक फौज जो है, ये इनके जर्नल जनरल कमरों में बैठ के जो मर्जी सोचते रहे, शाम को विस्की पी के जो मर्जी प्लान बनाते रहे, इनकी फौज के अंदर लड़ने की हिम्मत नहीं है, कुव्वत नहीं है, ताकत नहीं है। अगर होती तो तुम दुम दबा के बैठते, आते ना मैदान में लड़ते। क्यों भागे भागे गए चाइना के अमेरिका के पिछवाड़े में घुसे तुम जाके कि साहब हमारा सुलह करवा दो? क्यों तुम्हारे डीजीएमओ ने फोन किया? मना कर देते, कहते हमारे को नहीं चाहिए सीज फायर, हम जीत रहे हैं, तुम तो लड्डू गुलाब जम। ऐसे बेवकूफ और मुनाफिक लोग हैं, ये बर्बादी इनकी हो गई है, और ये गुलाब जामुन बांट रहे हम जीत गए। मतलब शाहिद शाहिल, वो शाहिद को एक यात्रा निकाल रहा था, विजय जुलूस टाइप वहां पर। आप बताइए कि हारने का जो जुलूस मना सकते हैं ऐसी मूर्ख, मैं तो कहता हूं ना कि पाकिस्तानी कौम जो है सबसे मूर्ख, सबसे बेवकूफ और सबसे खतरनाक कौम है। क्यों? एक तो बेवकूफ है, ऊपर से ओवर कॉन्फिडेंट है। मैं हमेशा बोलता था, सिद्ध हो गया। देखिए ये जंग हारे हैं, 3 दिन में गोडे लग गए, पाकिस्तानी फौज निकली ही नहीं अपनी बैरकों से बाहर, बिना बैरकों से बाहर निकले हरा दिया इनको। एयर सुपीरियोरिटी में, टेक्निकल सुपीरियोरिटी में हरा दिया। और ये जो है गधे के बच्चे जो है, ये लड्डू बांट रहे हैं, गुलाब जामुन बांट रहे हैं, जश्न मना रहे हैं अपनी हार का। मैं कहता हूँ मतलब वाकई जो है ना कि ये ऐसा, मतलब दुनिया में बथेरे मूर्ख देखे पर ऐसा नहीं देखा। लेकिन इस 3 दिन के एक तरह से युद्ध में या ऑपरेशन सिंदूर में चाइना, टर्की या पाक की दुनिया के लिए क्या मैसेज है? ये माना जाए कि अब तो चाइना के जो खिलौने थे जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया, उन पर तो कैसे धज्जियां उड़ गई, और जो वेपन इंडस्ट्री हम मानकर चलते हैं चाइना की, उस पे भी बड़ा सवालिया निशान लग गया। एक भी हथियार उनका नहीं चला। और एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन ने साफ कहा कि टर्की के जो ड्रोन आए थे, तो यानी कि ये सब लोग जिनके जो कारोबार है उन पे फुल स्टॉप लगना तय है, और भारत के हथियारों का जलवा सबने देख ही लिया है। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो आज की डेट में मल्टी लेयर्ड है, और उसकी जो आखिरी लेयर है जो ए सैट है वो तो हमने प्रयोग में नहीं लाई। मेरे ख्याल है हमने 2 ही लेयर्स को इस्तेमाल किया, हमने तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं लेयर तक तो हम गए ही नहीं। तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम अपनी ए सैट यानी एंटी सैटेलाइट जो हमारी कैपेबिलिटी है, अगर हम उसको प्रयोग में लेके आए, तो चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे कोई भी हो, जो सैटेलाइट मॉनिटर्ड इनका जितना भी डिफेंस सिस्टम्स हैं, दे विल गो ब्लाइंड, दे विल गो डार्क, कंप्लीटली डार्क। पहला तो ये है। और आपने जो कहा, ठीक कहा आपने
कि ये जो खिलौने ये चाइना से और तुर्की से खरीदे इन्होंने। अब वो टर्की तो नहीं, तुर्की हो गया, वो तुर्की हो गया। तुर्की से जो इन्होंने लिए वो तुर्की वाले भी इनके काम नहीं आए, और चीनी तो खैर काम ही नहीं आए। जो चीनी HQ-9 इनके पास एयर डिफेंस सिस्टम है, वो एक्चुअली S-300 का रिवर्स इंजीनियर्ड है। अच्छा। तो मैं संजय जी के साथ बैठा हुआ था, तो किसी उनके सब्सक्राइबर ने वो कमेंट किया कि रिवर्स इंजीनियरिंग करते करते डायरेक्शन भी रिवर्स कर दी, वो अपने ही फोड़ता रहा। तो मतलब दे फेल्ड वेरी बैडली। आप ये कह दीजिए कि जो इंडियन डेवलप्ड सिस्टम्स हैं, हमारी बहुत लेयर के ऊपर टेस्टिंग होती है, और हम जो हथियार भारत में बन रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी भारत में बन रही है, उस टेक्नोलॉजी का लोहा अब दुनिया मानेगी। ये एक ग्लोबल मिलिट्री डॉक्ट्रिन के अंदर मेजर शिफ्ट आया है। एक शिफ्ट आया था जब रशिया यूक्रेन की जंग शुरू हुई, उस वक्त मिलिट्री डॉक्ट्रिन के अंदर शिफ्ट आया था। अब जो शिफ्ट है वो ब्रूटल एयर सुपीरियोरिटी, ब्रूटल टेक्निकल सुपीरियोरिटी, बिल्कुल सामने वाले को पंगु बना देना कि कुछ नहीं कर सकता, लाचार करके उनको अपाहिज करके बिठा दिया कि आप कुछ नहीं कर सकते, अब हम करेंगे, जो करेंगे अपनी टर्म्स पे करेंगे। और अगला जो काम था अंजू जी, वो यही था कि लैंड फोर्सेस ने जाना था, क्योंकि हम उनको एयर डोमिनेट कर चुके थे, उनका जहाज हवा में उड़ने नहीं देने थे। आपको मैं एक दिलचस्प बताऊं कि हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम की जो एक ताकत है, उसमें ये डिस्प्ले किया गया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स का जहाज रनवे छोड़ने से पहले ठोक दिया, रनवे के ऊपर ही मार दिया उसको। तो अर्ली वार्निंग और अर्ली टारगेटिंग, इससे ज्यादा अर्ली क्या मतलब, अब क्या ही करोगे आप? बिल्कुल। तो ये सिस्टम्स दुनिया ने देखे। देखिए, आप प्रचार जो मर्जी कहिए, आप कहिए जो मर्जी, पर दी पीपल हु मैटर, जो चाहे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हो, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज हो, चाहे वो एशिया ओशियानिया की कंट्रीज हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हो, जो अब अपनी मिलिट्रीज को अपग्रेड करने की उसमें है सोच में, तो इंडियन डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो बहुत सुपीरियर माने जाएंगे। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो बहुत ब्लूम और ब्लॉसम करेगी, क्योंकि हमारी क्वालिटी अच्छी है, हम इफेक्टिव हैं, हमारी आर्मी बैटल हार्डेंड है। तो हमारी फौज अगर किसी चीज को पास कर लेती है तो उसका अर्थ ये होता है कि साहब ये वाकई कारगर है। और मैं आपको आखिर में बताऊं, ये जो शिफ्ट है, इसके अंदर एक जो प्रधानमंत्री जी ने आज उनकी तस्वीरों में पीछे आपको S-400 और आपको मिक्स दिखे, तो S-500 के लिए भी रशिया ने ऑफर किया कि चलो भाई, हम मिलके डेवलप करते हैं, मिलके बनाते हैं इसको। दे हैव द टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग जो है उसकी हम लोग मिलके करते हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस रशिया का, या जो एक बॉन्ड होमी कह लीजिए, या एक जो एक दूसरे के साथ जो एक पुराना एक अटूट बॉन्ड है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इंडिया एंड रशिया, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और उसको बताया भी, दिखाया भी। और ये जो मूर्खता माननीय ट्रंप कर रहे हैं, वो इनको पता, बहुत जल्दी पता लग जाएगा। सर, वो जो 3 दिन का ऑपरेशन सिंदूर है ना, उसने बहुत कुछ बदल दिया है। भारत की तरफ देखने का नजरिया भी बदल दिया, अमेरिका का, सबको सिखा दिया। और पीएम मोदी ने बार बार ये कहा है कि जो न्यूक्लियर बम की धमकी दी जाती है, इसको हम सहन नहीं करेंगे, और हमने दिखा भी दिया है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये इतिहास में पहला ऐसा देश है, पाकिस्तान, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन था, उसके बाद भी वो 3 दिन में घुटने टेक गया। तो इससे बड़ी और मिसाल क्या हो सकती है। चलिए अब देखते हैं कि पाकिस्तान में इन सब के बाद किस तरह का माहौल देखने को मिलता है और क्या क्या खुलासे होते हैं। ये अपनी मौत का जश्न मनाएंगे। और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि महाभारत में एक प्रसंग आता था। अंजू जी, मैं आपका 1 मिनट ले रहा हूँ। नहीं, प्लीज प्लीज। द्रौपदी जो है वो भगवान कृष्ण से कहती हैं कि वासुदेव, आप सुलह करने जा रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि युद्ध नहीं होगा। तो कृष्ण बोलते हैं कि द्रौपदी, तुम मुझसे ज्यादा दुर्योधन की मूर्खता के ऊपर यकीन रखो, विश्वास रखो, कि मैं तो सुलह कराने जा रहा हूं,
पर वो इतना मूर्ख है, वो निश्चित रूप से युद्ध करेगा। तो मैं ये कह देता हूं आपके चैनल पे कि युद्ध अटल है, द वॉर इज इनएविटेबल, होना ही है, एट अ टाइम ऑफ आवर चूजिंग। प्रधानमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, अभी एक उसको विराम दिया गया है, थोड़ा सा वो जारी है, इट कंटिन्यूज। गोली का जवाब गोली से देंगे, इसका मतलब समझते हैं ना आप? हमारा रिस्पॉन्स बहुत डिसप्रपोर्शनेट होने वाला है। पाकिस्तानियों, जब तक तुम्हारा मुल्क इस नक्शे में है, जब तक तुम इस हैसियत में हो, खूब इंजॉय करो, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं नमस्कार। आप। बहुत 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 धन्यवाद आपका रमनीत जी। नमस्कार, जय हिंद।